सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो कि पार्ट 1 था उसमें हमने सन 2011 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सीडीपी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके स्टार्टिंग के 1 to 15 क्वेश्चन अर्थात जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने कवर किए थे। अब उसी के पार्ट 2 में जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो सेकंड पार्ट होगा इसका उसमें हम आगे के 16 to 30 जो अगले 15 क्वेश्चन हैं हम उनको कवर करेंगे और इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम 2011 से लेके 2019 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम हुए हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि वर्ष में 2 बार होता है ये, और 2020 में ये कोविड की वजह से नहीं हो पाया था, तो 2011 से लेके और 19 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं इन सभी के जो मुख्य रूप से सीडीपी का जो पोर्शन रहा है हमारा 30 क्वेश्चन का, हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। तो जो भी प्यारे साथी जिन भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व इसके साथ साथ यदि किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज की इस श्रृंखला का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो होगा हमारा, 15 तक हम कवर कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन आप देखिए स्क्रीन पे आपके समक्ष दिया है। कहता है कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ये कोई बच्ची है कृतिका घर पे ज़्यादा नहीं बोलती लेकिन विद्यालय में काफ़ी बोलती है। ये कहते हैं यह दर्शाता है ऑप्शन ए। कह रहा है शिक्षकों की मांग होती है कि वे विद्यालय में खूब बात करें। शिक्षक ये चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय में खूब बोलें। बी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, मतलब कृतिका के जो विचार हैं उसकी राय है उसको क्या मिलती है, मान्यता मिलती है किसमें, विद्यालय में। डी विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। यदि बच्चे लगातार बात ही करते रहेंगे तो शिक्षण क्या होगा, फिर प्रभावित होगा उससे। लेकिन कृतिका अपनी राय कहाँ रखती है, विद्यालय में, अर्थात ऐसा स्थान जहाँ बच्चे की बात को क्या दी जाए, वरीयता दी जाए या उसकी बात को क्या मिले, मान्यता मिले। बच्चा अपनी बात को वहीं पे क्या करता है, प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। ठीक, ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा विषय है, हमारा क्षेत्र है जो इस बात से संबंधित है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों को समझना चाहिए, उनकी क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑप्शन ए सामाजिक दर्शन, बी मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान, डी शिक्षा समाज शास्त्र। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान ही क्या है, वाल केंद्रित है। ये हमारा क्या है, वाल केंद्रित है कि इसमें बच्चे के प्रत्येक पहलू का क्या किया जाता है, प्रत्येक पहलू या उसके सभी पहलुओं का किया जाता है अध्ययन। बच्चे के प्रत्येक गुण का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रत्येक व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो इसका अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी इज राइट आंसर होगा। ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रणाली है वही वाल केंद्रित है हमारी, ये उसी के आधार पर बना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन का अर्थ ये है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। जी बिल्कुल, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन का वर्क ही क्या होता है भाई, मोटिवेशन जो कि हमारा कैसे बना है, मोटिवेशन बना है हमारे लैटिन भाषा के मोटम से। किससे बना है ये, मोटम से। और मोटम का अर्थ होता है कि किसी को
या किसी के व्यवहार को क्या कर प्रदान करना, गति प्रदान करना, या उसे गतिमान कर देना, या उसे गतिशील कर देना, या उसे मूवमेंट में ले आना, वही हमारा क्या होता है, तो मोटिवेशन। अब जब व्यक्ति गतिमान हो जाएगा, यहाँ गतिमान का अर्थ ये नहीं कि दौड़ना, गतिमान ये है कि मानसिक स्तर से जब वह गतिमान होगा, चलायमान हो जाएगा, तो उसके अंदर उत्पन्न होगी क्या, रुचि, अर्थात जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, वो लर्निंग के टाइम क्या करता है, रुचि उत्पन्न करता है किसके अंदर, उस व्यक्ति के, शिक्षार्थी के अंदर। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी, अगेन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की, पाठ्यचर्या शब्दावली फिर डैश दिया है की ओर संकेत करती है। क्वेश्चन का सेंस समझिए, ये कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली के किस ओर संकेत करती है। ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करे। बी, मूल्यांकन प्रक्रिया। सी, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। डी, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। कह रहा जो पाठ्यचर्या है, जो उसका फ्रेमवर्क है, वो किसकी ओर इंडिकेट करता है, संकेत देता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट होगा कि विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो होल सिलेबस है, जिसमें विद्यार्थी क्या कर प्रतिदिन क्या करता है भाई, अनुभव प्राप्त करता है। अर्थात बच्चे का प्रतिदिन क्या होता है, वह नवीन ज्ञान को करता है अर्जित, प्रतिदिन क्या करता है, नवीन ज्ञान अर्जित करता है, जो कि किससे जुड़ा होता है, जो जुड़ा होता है उसके पूर्व ज्ञान से, जो कि किससे जुड़ा होता है, हमारा पूर्व ज्ञान से। तो पूर्व ज्ञान से जुड़ता हुआ नवीन ज्ञान, फिर अगला नवीन ज्ञान आता है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, पूर्व ज्ञान, और इसी क्रम में आगे चलता रहता है। अर्थात बच्चा प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया अनुभव या कोई ना कोई नया क्या सीखता है, व्यवहार या गुण उसके अंदर जन्म लेता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा भाई, ए इस राइट आंसर होगा हमारा। जो फ्रेमवर्क होता है पाठ्यचर्या, वो इस प्रकार से अरेंज किया जाता है जिसमें बच्चा क्या है, प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीखता हो। ऐसा नहीं है कि जो पहले दिन सीखा वही अंतिम दिन तक चलता आ रहा है। हमारा जो भी सेशन है कि फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक हमारा वही चल रहा है, तो क्या बच्चा नया सीख पाएगा कुछ, ये बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। अर्थात एक ऐसा ऑर्डर होता है कि जो बच्चे ने आज सीखा उससे जुड़ा हुआ कल सीखेगा, जो कल सीखेगा उससे जुड़ा हुआ नेक्स्ट डे सीखेगा हमारा। क्लियर, तो ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। किस पर आधारित है, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, जो टीचिंग स्किल्स हैं, टीचिंग मेथड्स है, उन पर आधारित है क्या। बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। आगे हमें आवश्यकता ही नहीं है पढ़ने की, ये क्या है कि किसके आधार पर, तो जो मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान में जो हमारे के आए हैं सिद्धांत आए हैं, मनोविज्ञान में जितने भी सिद्धांत दिए वो सारे के सारे क्या हैं, प्रमाणित हैं हमारे। और ये मनोविज्ञान के सारे सिद्धांत हैं वाल केंद्रित। कैसे हैं हमारे, सारे के सारे वाल केंद्र दिए हैं हमारे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दिया आपके समक्ष नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ दिया है, ये कह रहा है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर, अतीत में जो भी उसने परिस्थिति रही और तब जो अनुक्रिया की थी उसके आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, फिर समझिए प्रश्न के लिए कि जैसे एक परिस्थिति कोई रही थी, मान लीजिए ए, यहाँ पे उसने जो भी अनुक्रिया की, जो भी उसने रिस्पॉन्स दिया, वही रिस्पॉन्स वो देता है परिस्थिति किस पे, बी पर। ठीक, तो कहता है ये क्या है आखिर, ये क्या दर्शाता है। अब आइए ऑप्शन पे, सीखने का प्रभाव का नियम, देखिए प्रभाव का नियम है। बी, सीखने की प्रतिक्रिया का अभिवृत्ति नियम। सी, सीखने की तत्परता का नियम, क्या वो सीखने के लिए तत्पर है, जी नहीं। डी, सीखने का सादृश्यता का नियम, जी हाँ, सादृश्यता का नियम ही ये होता है कि परिस्थिति समान होने पर या मिलती जुलती परिस्थिति होने पर बच्चा क्या कर ले, समायोजन कर ले, अर्थात परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल ले, उसी को बोलते हैं कि सीखने की सादृश्यता का
नियम। सादृश्यता के अनुसार कहता है कि नवीन परिस्थिति में भी बच्चा क्या हो, समस्या का समाधान आसानी से कर ले। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा इसके अनुसार? डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यह है कि प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। जो आपके सामने 4 विकल्प दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प ऐसा है कि जो एक प्रतिभाशाली होने का लक्षण या संकेत नहीं है, हमें नहीं बताना है। अर्थात जो 3 और विकल्प होंगे हमारे, वो क्या होंगे, इसमें प्रतिभाशाली के लक्षण होंगे, लेकिन इनमें से एक नहीं होगा हमारा। तो जो नहीं होगा हमारा, उसी को हमें क्या करना है, इसमें सर्च करना है। चलिए आप देखिए विकल्प क्या कहता है हमारा। विकल्प दिया है आपके समक्ष, दूसरों के साथ झगड़ना, बी अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा, डी सृजनात्मक विचार। अब देखिए बी सी डी ये क्या है, प्रतिभाशाली बच्चे के लक्षण है। लेकिन प्रतिभाशाली बच्चा क्या नहीं करता, वो नहीं करता किसी के साथ झगड़ा या झगड़ना उसे पसंद नहीं होता। अर्थात ये है हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है, और हमसे नहीं पूछा है, अर्थात यह आंसर हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न दिया है आपके समक्ष, प्रश्न नंबर अगले दिया 23 क्या कहता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए, किस प्रकार? ए ऑप्शन क्या है, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी विशेष विद्यालयों में, सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अब ये क्वेश्चन रिलेट कर रहा है हमारा किससे, समावेशी शिक्षा से। समावेशी शिक्षा में क्या है कि सभी को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। अब बच्चा कैसा है, विशेष आवश्यकता वाला। यदि इस विशेष आवश्यकता हो सकता है बच्चा अपवंचित रहा हो सकता है बच्चा आर्थिक रूप से अपवंचित रहा हो, सामाजिक रूप से रहा हो, मानसिक रूप से रहा हो, या अन्य कोई विकार उसके अंदर हो सकता है। अब इस कंडीशन में यदि आप उस बच्चे के लिए बिल्कुल सेपरेट या अलग करके शिक्षा देंगे, तो जो उसके अंदर कमी रहेगा ही है, उसे उस कमी का होगा और अधिक आभास, मतलब और उसे महसूस करेगा, फील करेगा। लेकिन यदि उस बच्चे के लिए आप क्या करेंगे, अन्य सभी के साथ बैठा के या सभी के समान शिक्षा ग्रहण करेंगे, तो अपनी उस कमी का जो लक्षण है, जो कमी है, उसका आभास उसे बहुत कम होगा। तो उसके अनुसार ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ, जो कि किसका पालन करती है, समावेशी शिक्षा का पालन करती है। आई होप समझ आया होगा आपके लिए। नेक्स्ट दिया है नेक्स्ट दिया आपके लिए, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए फिर डैश है के प्रति सचेत होना चाहिए। आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए किसके प्रति हम सचेत रहें? ऑप्शन ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान और औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, सी प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। हमारा आकलन रोचक और कैसा हो जाए, हमारा उपयोगी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, भाई रोचक और उपयोगी, और आकलन में सिर्फ और सिर्फ शैक्षिक ही नहीं होता, उसमें कहता है शैक्षिक व सहशैक्षिक दोनों प्रकार का आकलन होता है। तो ऑप्शन हमारा इसके अनुसार कौन सा हो जाएगा भाई, बी होगा। ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही कि शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो भी कैसे, तो विविध माध्यमों से, विभिन्न प्रकार के मेथड आप अप्लाई करें उस पर, जिसमें बच्चा शैक्षिक के साथ साथ जो सहशैक्षिक गतिविधियां हैं बच्चा उनका प्रदर्शन भी कर पाए, उसका हम आकलन कर पाएँ कि किस प्रकार से बच्चा क्या करता है, हमारा सीख रहा है, या कितनी उसकी समझ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ये विकार का प्रश्न हर बार एक आता है हमारा कि आपके लिए विकार दिए होते हैं, उसमें आपके लिए बताना था किससे संबंधित है, या जो क्षेत्र दिया होगा तो उस विकार का फिर नाम दिया होगा, पूछा होगा हम आपसे। पहला दिया है क्या, गणितीय विकास, दूसरा है पठन विकार, सी व्यवहार संबंधी विकार,
डी मानसिक विकास। ठीक, किससे संबंधित है? तो जो हमारा डिसलेक्सिया कैसे होता है? डिसलेक्सिया होता है पढ़ने संबंधी। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, पठन विकार संबंधी हमारा। यदि आ जाता है गणना संबंधी तो कैसा डिसकैलकुलिया हो जाता है हमारा, कैलकुलेशन संबंधी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, किस प्रकार? बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता किस प्रकार से भूमिका निभाएं? ठीक, ऑप्शन कह रहा है अग्रोन्मुखी, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी तटस्थ, डी नकारात्मक। कि नकारात्मक तो वैसे भी नहीं होगा हमारा, डी ऑप्शन कट। तटस्थ भी नहीं होगा कि दंड का प्रयोग करें, बिल्कुल नहीं, बी और सी कट। सहानुभूतिपूर्ण मतलब सहानुभूति दिखाएं, हाँ सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन अग्रोन्मुखी, अग्रोन्मुखी का अर्थ होता है कि पहले कोशिश करें कि स्वयं करें उस काम को। बच्चा क्या करेगा? आपका बच्चा करेगा अनुकरण। ठीक, तो अनुकरण करके बच्चा सीखता है किसके अनुसार? अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार। अर्थात ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? विकास कभी भी नहीं रुकता, तो ये जो कथन है वो किससे संबंधित है? आप इसमें ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है कि कभी ना रुकने वाला क्या होता है? सतत विकास, या जैसे बोलते हैं निरंतरता, या निरंतर होने वाला। अब ऑप्शन देख लीजिए कहाँ दिया है, पहला ही दिया है निरंतरता का विकास, तो ऑप्शन फिर से क्या जाएगा? अगेन इज राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट, यह सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? जो सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, और सूझ का सिद्धांत देने वाले थे कौन? तो ये सूझ का सिद्धांत देने वाले आए थे गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवाद था, गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्टवादी जो थे हमारे, इन्होंने क्या दिया था? किस पे जोर? इन्होंने सूझ पर जोर दिया था, जिसमें कोहलर थे, कोफका थे, कर्ट लेविन थे हमारे। ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे जिन्होंने सूझ को ज़्यादा जो बल दिया अन्य की तुलना में। जो मनोविज्ञान है वो मुख्य रूप से दो शाखाओं में बटा, एक संज्ञानवादी में बटा, दूसरा व्यवहारवादी में। तो जो संज्ञानवादी थे वो कोहलर थे, कोफका थे, कर्ट लेविन थे हमारे। तो ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे। जबकि जो दूसरी शाखा थी इसकी वो थी व्यवहारवादी, इसमें कि मुख्य रूप से थॉर्नडाइक महोदय हैं, पाउलाई महोदय हैं, वाटसन महोदय हैं, ये लोग आते हैं हमारे, स्किनर महोदय, ये सब आते हैं। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। तो ये कह रहा है कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? एक ये बढ़ावा कौन देता है इसके लिए? ऑप्शन ए पावलाव। क्योंकि पावलाव ने जो अपना दिया था वो हमारा क्या था? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था पावलाव महोदय जी का, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पे प्रयोग किया था। बी दिया है प्याजे, तो प्याजे का है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? प्याजे महोदय ने। ठीक, तीसरा कौन सा दिया है हमारा? तीसरा दिया है वाइगोस्टकी। तो वाइगोस्टकी ने दिया था सामाजिक अंतःक्रिया। भाई प्याजे का हो गया संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और जबकि वाइगोस्टकी का क्या है? वाइगोस्टकी का है सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत। और जो पहला हमारा क्या ऑप्शन दिया है? पहला दिया है आपके लिए पावलाव। तो पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। डी ऑप्शन क्या कहता है? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। हाँ वही आ गया। मैंने जैसा बताया आपके लिए कि जो गेस्टाल्ट हैं वही हमारे क्या थे? गेस्टाल्ट या सूझ के सिद्धांत के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, जिसमें गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या था? पूर्ण आकृति या पूर्ण समस्या। इनका मानना यह था कि जब तक किसी प्राणी के समक्ष पूरी समस्या ना हो प्रस्तुत, तब तक वह नहीं कर सकता इस समस्या का समाधान। क्लियर? और इनका मानना एक और भी था कि किसी समस्या का समाधान या जो उसका सॉल्यूशन करने का जो आइडिया है, जो विचार है, वो कैसे आता है? अचानक आता है। ये मानना था संज्ञानवादियों का, गेस्टाल्टवादियों का। जबकि जो व्यवहारवादी थे उनका मानना ये था कि भाई व्यक्ति या प्राणी बार बार क्या करता है? त्रुटि और प्रयास करते करते तब जाके समस्या का होता है समाधान। ये मानना था व्यवहारवादियों का। आई होप आपको समझ आया होगा यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के प्रति सक्रिय सदस्य बन जाते हैं या सक्रिय हो जाते हैं? ए ऑप्शन। एक प्रश्न का अर्थ समझिए, कह रहा है किस अवस्था के बच्चे अपने समूह के प्रति सक्रिय होते हैं? ए
प्रौढ़ावस्था हमारे पाठ्यक्रम से ही बाहर आता है ये तो। बी पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से पहले का समय। सी बाल्यावस्था अर्थात 6 से 12 का समय, किशोरा। तो जो अपने समूह के प्रति सक्रिय होते हैं वो सक्रिय होते हैं हमारे कौन से, किशोरावस्था के बच्चे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी होगा इसमें राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है बच्चों के बौद्धिक विचार की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बार बार यही आया है भी कि बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक विकास, बुद्धि मतलब मनोवैज्ञानिक या संज्ञानात्मक इसे कहते हैं, कि संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास के लिए जाने जाते हैं कौन, जीन प्याजे महोदय। और जीन प्याजे महोदय ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत में कितने चरण दिए थे, इन्होंने 4 चरण दिए, जिसमें पहला हमारा कौन सा था, संवेदी पेशीय अवस्था। दूसरा हमारा कौन सा था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है अमूर्त। तो दूसरा है हमारा संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा हमारा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमारे को 4 स्टेज दी थी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, प्याजे द्वारा। ये दिया है हमारे लिए सी ऑप्शन में इनका नाम। आई होप आपको समझ आया होगा। ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष जो कि आपको कराए गए। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये आपके कुछ 30 क्वेश्चन हुए, जिन क्वेश्चंस जो कि आपके 2011 के साइड में हमारे आए थे। तो ये अब आपके जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा ये 13th। तो ये 13th क्वेश्चन जो हुआ है, अब इसके जस्ट बाद अब आपके लिए इसी के साथ जैसे ही ये आप वीडियो आपकी अपलोड होगी, उसके साथ साथ तुरंत ही आपके लिए जो टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी, उसमें आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगी भाई। तो जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो वो ज्वाइन कर ले। हमारा इसी नाम से है टेलीग्राम चैनल, जो कि दिया है सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, इसी नाम से चैनल है टेलीग्राम पर भी, जिसमें आपके लिए सारे नोट्स जो PDF फॉर्म में होते हैं वो सेंड कराए जाते हैं, प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में कुछ अन्य प्रमुख प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।